बजट के बाद आज बाजार को मानो पंख लग गए और वो भी हरे रंग के। जी हां, ग्रोथ को बढ़ाने वाले ताबड़तोड़ ऐलानों के बाद वित्त मंत्री ने सभी को खुश कर दिया। लेकिन बाजार में जो आज जोश दिखा है, क्या ये जोश बजट के बाद आगे भी जारी रहेगा? बजट के अंदर की कोई कुछ ऐसी बात है जो आपको जानना और समझना जरूरी है? किन सेक्टर्स के लिए बजट होगा बेहद बड़ा बूस्टर डोज? इन सभी मुद्दों पर, बाजार के आगे की चाल पर, बजट की बारीकियों पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ बाजार के जाने माने दिग्गज कार्यक्रम में हो रहे हैं शामिल मोतीलाल ओसवाल फाइनेंशियल सर्विसेज के चेयरमैन और फाउंडर रामदेव अग्रवाल साहब, एमके वेंचर्स के फाउंडर और बाजार के जाने माने दिग्गज मधु केला जी, साथ ही निप्पॉन इंडिया म्यूचुअल फंड के सीआईओ इक्विटी मनीष गुनवानी साहब और साथ ही एबेकस एसेट मैनेजर्स के फाउंडर सुनील सिंघानिया साहब। आप सबका स्वागत है। आपके चेहरों को देखकर ही पता चल रहा है कि बजट वाकई में बहुत बड़ी बेहतरीन दिखा है। और मुझे लगता है मधु भाई, इतनी बड़ी स्माइल आपके चेहरे पे बजट के बाद पहली बार देखी है मैंने। बजट ही ऐसा पहली बार आया है ना अनिल भाई। बिल्कुल बिल्कुल। तो आई थिंक जो फाइनेंस मिनिस्टर ने बोला था जो 100 साल में नहीं हुआ जी, वो ये बजट में होने वाला है। आई थिंक उन्होंने करके दिखाया, ये मानना पड़ेगा। और ये जो कोविड ईयर था, ये ना अपने को ये भी समझना है, सर्कमस्टेंसेस आसान नहीं है। कोविड ईयर था, इतना टाइम निकल गया, प्लस कुछ न कुछ इधर उधर हम छिपा छिपा के रख रहे थे। एक बार उन्होंने पूरा बोल्ड मूव लेके कंप्लीट एक क्लीन अप कर दिया। और मैं जो सबसे बड़ी चीज जिससे मैं प्रोत्साहित हूँ अनिल भाई, नंबर वगैरह तो ठीक है जी जी, इट इज द इंटेंट। फाइन प्रिंट में कुछ भी गड़बड़ नहीं है। हमेशा बजट देखने के बाद हम लोग वही खोलते रहते हैं कि फाइन प्रिंट में तो कोई लफड़ा तो नहीं है। मैं पूरी फाइन प्रिंट देख के आया हूँ, कोई लफड़ा नहीं है। बिल्कुल। तो सुनील जी, आप तो सीएफए भी हैं और आंकड़ों के मायाजाल में बड़े माहिर हैं, एक्सेल शीट से लेकर कंपनी के मैनेजमेंट को पहचानने में। तो ऐसा लगता है कि ये बजट किसी अकाउंटेंट, चार्टर्ड अकाउंटेंट या सीएफए ने नहीं बनाया है, ये बजट किसी विजनरी ने बनाया, ऐसा लगता है? नहीं, 100% विजनरी ने बनाया। हम अनिल जी, क्या होता है ना, हर बार हम ये 0.1 0.2% के माया जाल में फंसे हुए रहते हैं जी, और उसके बाहर ही नहीं आ पाते हैं जी। अपने पुराने इतने डिस्कशन हुएंगे बजट के दिन, हम हरदम फिस्कल डेफिसिट 2.5 के 2.6 से उसी में घूमते रहते थे। और उसके हिसाब से ही अपने शेयर बाजार तो ऊपर नीचे होता था, बॉन्ड मार्केट भी ऊपर नीचे होता था। यहाँ पे फिस्कल डेफिसिट 9.5% है, अगले साल की फिस्कल डेफिसिट 6.8% है। कोई इकोनॉमिस्ट, कोई एक्सपर्ट ने कुछ किंतु परंतु नहीं किया। तो ये बहुत क्लियर है कि अगर हमें ग्रोथ चाहिए तो हमें आउट ऑफ द बॉक्स थोड़ा 3 से 5 साल का सोचना पड़ेगा। और आप देखिए, जहाँ पे भी फाइनेंस मिनिस्टर ने स्पेंडिंग की बात की है, वो अगले साल की बात नहीं की है। पूरा आपको विजन दिया है कि 3 से 5 साल में हमको इतना रोड में खर्चा करना है, हमको इतना मेट्रो में खर्चा करना है, हमको ऐसा करना है। फिस्कल डेफिसिट भी 2026 तक का आपको रोड मैप दिया। करेक्ट। तो आई थिंक दिस इज, जैसा आपने कहा, ये विजनरी बजट है और बहुत क्लियर है। मैं कहूँ या मधु कहे और कोई भी कहे, आई थिंक बाजार कह रहा है कि ये बजट विजनरी है। एब्सोल्युटली, बड़ा बजट और विजनरी बजट। रामदेव सर, क्या सबसे बढ़िया और सबसे खास बात आपको लगी बजट में? एक जो सबसे बड़ा पॉइंट कि यार ये मुझे बड़ा पसंद आया है। ये कि कोई निगेटिव नहीं था, बिकॉज बाजार में काफ़ी डर था कि कोविड टैक्स आएगा, टैक्स मोबिलाइजेशन आएगा, कोई जीएसटी आए, मतलब ये वेल्थ टैक्स मतलब थोड़ा सा फियर था टैक्स का, या कॉर्पोरेट टैक्स रेट जो 22% वो 25-30 हो जाएगा, इस टाइप का। तो इस बार उन्होंने कुछ भी एक्स्ट्रा नहीं किया, निगेटिव कुछ नहीं किया। और जितना भी किया उन्होंने, जो कैपिटल एक्सपेंडिचर बढ़ाया या बजटरी एलोकेशन जो 34-34.5 लाख करोड़ जो लास्ट ईयर किया था, इस साल भी उतना ही किया है। तो उसमें पूरा दिल खोल के उन्होंने पूरा का पूरा बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स, रोड प्रोजेक्ट्स, आपके सब कुछ किया उन्होंने। बट देयर इज़ नो निगेटिव। तो उसी कारण से क्या है कि मतलब एकदम कॉन्फिडेंस काफ़ी ऊंचा हुआ सबका। और वही जो मधु बोल रहा था कि भाई मतलब बजट एक आता है, एक देख के आते हो, बाद में मालूम पड़ता कुछ और है। इन बिटवीन लाइंस बहुत ज़्यादा होता था, अभी इस बार कुछ नहीं है। सो आई थिंक नो नेगेटिव इज द बिगेस्ट पॉजिटिव दिस टाइम। एब्सोल्युटली। और फाइन प्रिंट में भी कहीं ढूंढ कर, इस बार तो लोग लेंस लेकर घूमेंगे, भरोसा नहीं हो रहा कि कहीं ऐसा कुछ ना हो, निकल ना जाए। तो मनीष सर, आपको क्या लग रहा है, ऐसा क्या सबसे ज्यादा पसंद आया है बाजार को बजट में? मेरे ख्याल से जैसे मधु जी ने कहा, इंटेंट की बड़ी बात होती है जी। तो मेरे ख्याल से आप ये बजट को बजट की तरफ से ही खाली नहीं देखिए,
मेरे ख्याल से फर्स्ट टाइम इंडिया में जी मॉनेटरी पॉलिसी, फिस्कल पॉलिसी और रिफॉर्म साथ में हो रहा है। तो मेरे ख्याल से जो बिगर पिक्चर है वो ज़्यादा से ज़्यादा एक्साइटिंग हो रहा है, क्योंकि 2014 टू 2018 हम लोग बहुत हॉकिश मॉनेटरी पॉलिसी, मतलब टाइट मॉनेटरी पॉलिसी चला रहे थे। जी लास्ट 1-1.5 साल में वो रिलैक्स हुआ है। 2014 टू 18 हम लोग बहुत टाइट फिस्कल पॉलिसी चला रहे थे, और ये बजट से क्लियर होता है कि अभी फोकस ग्रोथ की तरफ शिफ्ट हो गया है। और जो स्ट्रक्चरल रिफॉर्म हुआ है, पीएलआई, लेबर, फार्म, तो अब ये तीनों की जो जुगलबंदी है वो सबसे ज़्यादा एक्साइटिंग लग रही है मेरे को। बजट तो ऑब्वियसली इम्पोर्टेंट है ही है, बट ये तीनों का मिलना बहुत पोटेंशियल बहुत है इसमें। तो बाजार की चाल बजट के बाद ऐसी दिखी जैसी कभी दिखी नहीं। जी हाँ, इतना पसंद आया है बजट बाजार को, क्यों, ये बताने के लिए हमारे साथ 4 खास मेहमान हैं। तो मधु सर, सबसे बड़ी चीज़ यही है जो बजट में दिख रही है, शायद सरकार को सरकारी कंपनियों का डाइवेस्टमेंट करना है। 2.25 लाख करोड़ का टारगेट भी रखा है। अब सरकारी कंपनियों के बड़े पैसे मिलेंगे। अनिल भाई देखो, मैं वापस मेरी वही बात को रिपीट करता हूँ, कुछ शिफ्ट हुआ है। सरकार को डिसइन्वेस्टमेंट तो लास्ट ईयर भी करना था जी, और 2,20,000 करना था। हाँ। इस बार तो 1,75,000 है। समथिंग हैज शिफ्टेड समवेयर। आई एम सेइंग, अगर आप देखो ना, इंटेंट की बात मैं वापस बोलना चाहूंगा। अब आपने इनकम टैक्स में कर दिया कि 3 साल से ज्यादा आप ओपन नहीं कर सकते। नहीं, करेक्ट। आपने विवाद से विश्वास स्कीम लाके 1 लाख 2 लाख जितने केसेस थे सबको एक चांस दे दिया। ये भी बोल दिया कि 10 साल का खोलना है तो प्रिंसिपल कमिश्नर के पास जाना पड़ेगा। ये व्यापारी को आप पूछो इसकी क्या वैल्यू है। अपने जैसा फाइनेंशियल इन्वेस्टर ना ऐसे नहीं समझ सकता है। हमारे तो सिंपल रिटर्न होता है। जो व्यापारी को जाके पूछो कि कितने वो डरे हुए लोग डरे हुए रहते थे। तो मैं हर जगह जो देख रहा हूँ ना अनिल भाई, मेन द फोकस इज कम क्लीन, बी ट्रांसपेरेंट एंड बेसिकली आप इंटेंट दिखा दो लोगों को। तो जो सुनील ने बोला ना, ये इंटेंट ही एक वजह है कि 9.8% फिस्कल डेफिसिट होने के बाद बैंक निफ्टी 8% ऊपर है। एब्सोल्युटली। आप कोई इकोनॉमिस्ट को पूछ लो कि अगर इतना बड़ा आप डेफिसिट दिखाओगे, ऑफ कोर्स बोरोइंग बढ़ेगा, ऑफ कोर्स कंट्री को टाइम लगेगा, इसका बॉन्ड डील के ऊपर इम्पैक्ट आएगा, एक्सेट्रा एक्सेट्रा, राइट। बट इस बार क्या हुआ, बिकॉज आपने ट्रांसपेरेंसी दिखा दी ना एक बार बोल के, और एक बार में सब कुछ खोल के दिखा दिया। 2 लाख करोड़ IFCI का इतने सालों का जो नहीं कर पाए वो भी दिखा दिया। तो एक कुछ निगेटिव नहीं है, दूसरा ट्रांसपेरेंसी, और तीसरा जो बहुत कम लोग बात कर रहे हैं भाई, मैं और आप बचपन से इंतजार कर रहे हैं कि किसी दिन तो 74% होएगा ये इंश्योरेंस का। हाँ, सही बात है, बिल्कुल। हाँ, मतलब जितने दिन से अपन स्टॉक मार्केट के करियर में आए तब से इंतजार हो रहा है। सही बात देखो कैसा एफर्टलेसली हो गया, कहीं कोई नॉइज नहीं, कुछ नहीं, कोई यूनियन नहीं, कुछ भी नहीं है। बड़ी बात है। तो रामजन सर, तो मार्केट को क्या ज्यादा पसंद आ रहा है, वित्त मंत्री की मैथमेटिक्स की कहीं इधर का उधर नहीं किया वो, या फिर फिस्कल डेफिसिट है बड़ा लेकिन धीरे धीरे कम कर लेंगे, ऐसा क्या चीज है कि मतलब वो सो खून माफ वाला मामला है कि चलिए कोई बात नहीं, 6.8% फिस्कल डेफिसिट है तो भी चल जाएगा? एक्चुअली जो 21-22 मतलब जो आगे साल के लिए जो उन्होंने 6.8% GDP फिस्कल डेफिसिट लिया है, वो मेरे ख्याल से काफ़ी अग्रेसिव लग रहा है लोगों को, काफ़ी बोल्ड लग रहा है। लास्ट ईयर का तो बाय डिफ़ॉल्ट ही है, 9.5% आपका हो गया तो यू आर हेल्पलेस, मतलब पूरा इकोनॉमिक चौपट हो गया था, तो उसमें आपको सपोर्ट करने के लिए आपको देना ही पड़ा, हेल्थ केयर कॉस्ट सब कुछ था। लेकिन अगले साल के लिए 6.8 इज़ वेरी अग्रेसिव। और तो वो जो अग्रेशन है, और ये जो आपके जितने गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर हैं 34.5 लाख करोड़ में जो गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर्स हैं, अब देखिए क्या हो गया है कि आपका 2 साल का फिस्कल डेफिसिट हो गया तो करीब 68-69 लाख करोड़ का डेफिसिट हो गया 2021 और 21-22 में, और आपका GDP वहीं के वहीं खड़ा है, 200 लाख करोड़ के ऊपर ही खड़ा हुआ है। तो कुछ ना कुछ इसका इफेक्ट आएगा। 2 साल के जो डेफिसिट है, जो इन्वेस्टमेंट है, उसका फ्रूट्स 21-22 में आएगा ना। तो ये बाजार को जो ये था, मतलब लूजनिंग द ग्रिप ऑन द इकोनॉमी ऑन द फिस्कल साइड, आई थिंक मार्केट लव दैट। और ऐसे भी कॉर्पोरेट अर्निंग्स जो है थर्ड क्वार्टर में काफ़ी पॉजिटिव आ रहे थे, और सवेरे कल उसका क्या नाम ICICI का भी रिजल्ट बहुत अच्छा आया था।
तो ये सब मिला के काफ़ी एक एक्सप्लोजिव माहौल बन गया है। तो सुनील जी, बजट ही वाकई में इतना अच्छा था या बाजार ही बहुत हल्के हो गए 5-7 दिन में? नहीं, इट्स अ कॉम्बिनेशन ऑफ बोथ। आप देखिए इन द रन अप टू द बजट 8 दिन में 4,000 पॉइंट सेंसेक्स निकल गया। आप किसी से भी पूछो, कोई ऐसा किसी को उम्मीद नहीं थी, कोई आपको टिप नहीं दे रहा था कि बजट में ऐसा हो जाएगा, ऐसा ले लो, ऐसा ले लो। तो एक पोजीशनिंग भी थी और एक ग्लोबल पोजीशनिंग है। ग्लोबल पोजीशनिंग हल्की हुई है लास्ट 8-10 दिन में, और एक जो माहौल था वो बहुत ही अच्छा बन रहा था कि नेक्स्ट लेवल की जो तेजी है वो आए। प्लस जैसे रामदेव भाई ने भी कहा, अर्निंग्स आर फिनोमिनल, अर्निंग्स तो बहुत अच्छी रहेगी आगे भी। इंटरेस्ट रेट कहाँ जाने वाली है नहीं। आज अगर इंडिया को भी ये फिस्कल डेफिसिट के चलते हुए बोरो करना है तो हर गवर्नमेंट के इंटरेस्ट में है कि इंटरेस्ट रेट्स कम रहे, क्योंकि बिगेस्ट बोरोअर इज गवर्नमेंट अक्रॉस द वर्ल्ड। तो इंटरेस्ट रेट एक कम माहौल, एक लिक्विडिटी का माहौल, बड़ा स्विंग फ्रॉम इकोनॉमी डी ग्रोइंग टू बिग ग्रोथ और कॉर्पोरेट प्रॉफिटेबिलिटी और डिमांड, तो एक बहुत ही अच्छा, एक बोलते हैं ना, एक पूरा सरगम बन रही है आगे के मूव के लिए। दूसरा, ये जो स्पेंडिंग होगी उसका एक मल्टीप्लायर इफेक्ट विल बी ह्यूज। थोड़ा सा मैं एक भैया से डिफर करूंगा कि अगले साल के टारगेट एग्रेसिव हैं। इनफैक्ट अगर आप देखिए ना, कॉर्पोरेट टैक्स और इनकम टैक्स का जो FY22 का टारगेट है कंपेयर टू FY20, उसमें ग्रोथ ही नहीं है। हाँ, उन्होंने FY21 के ऊपर से ग्रोथ पकड़ी है, बट बहुत रीजनेबल एजम्पशन है। तो वहां पे भी सरप्राइज की एक बहुत बड़ी उम्मीद है। आई थिंक मार्केट वाज पोजीशन, और इतना पैसा ऑन द साइडलाइंस पड़ा है। आप देखिए, डोमेस्टिक इन्वेस्टर तो जुलाई अगस्त से बेच रहा है, प्लस सेविंग्स तो बढ़ती जा रही है, तो कहाँ ना कहाँ, और 3-4% आपको ब्याज का पैसा मिलता है आज फिक्स डिपॉजिट में। तो लाइट है, और ऊपर से लॉट ऑफ मनी वेटिंग ऑन द साइडलाइन। मतलब पहली बार आप ये कह रहे हैं कि डेटा एकदम मैथमेटिक्स रिलायबल लग रही है, एकदम रिलायबल है। हाँ, मतलब कहीं कोई रियलिस्टिक है, मैं बोल रहा हूँ। अच्छा, रियलिस्टिक भी है, रियलिस्टिक है, रिलायबल है। अब 15% आप कॉर्पोरेट ग्रोथ, ये बेस के ऊपर अगर IMF बोलता है 11.5% GDP ग्रो करेगा, आपका इकोनॉमिक सर्वे बोलता है 11%, 11.5% GDP रियल टर्म्स, 4-5% इन्फ्लेशन मान लो, 16% नॉमिनल, तो जितना GDP ग्रो करेगा उतना ही आपने कॉर्पोरेट टैक्स ग्रोथ का असम्पशन लिया है। अरे तो इससे तो आप क्या कंजर्वेटिव होंगे। जस्ट टू ऐड हियर, बैंक्स तो अब भी प्रॉफिट दिखाना शुरू किए हैं। जो बैड डेट्स वगैरह वो तो राइट ऑफ करके वो टैक्स ही नहीं भर रहे थे। सही बात। अभी आप देखिए बैंक्स के रिजल्ट, कितना टैक्स का प्रोविजन है। तो ये 2-3 सेक्टर है, मेटल, बैंक्स, इसी में ही आपका है ना 10-15% का ग्रोथ आ जाएगा टैक्स कलेक्शन। हाँ, ये बात सही है। तो इसमें मतलब डेटा जो है काफी रिलायबल। तो ऐसे में मनीष सर, ये फिर तेजी सिर्फ बजट की एक दिन की, बजट के दिन की नहीं है, लंबी है। लगती तो लंबी है, इकोनॉमी की तेजी लंबी है, मार्केट थोड़ा ऊपर नीचे होएगा इनिशियली, बट अगर इकोनॉमी ठीक कर रही है तो मार्केट भी ठीक करेगा। और लगता है कि इस बजट से जो इकोनॉमी को जो एक बड़ा बूस्टर डोज चाहिए था, वो मिल जाएगा। ऑफ कोर्स देखिए, इम्प्लीमेंटेशन भी जरूरी है। अब जैसे 1.75 लाख करोड़ का जो डाइवेस्टमेंट है, ये मानना होगा कि ये नंबर कभी हुआ नहीं है, बट अच्छी बात ये है कि स्पेसिफिक PSU के नाम लिए गए हैं कि इनसे ये पैसा आएगा। तो होप है कि ये हो जाएगा, बट वो जरूरी है। आप मधु सर हमेशा ये कहते हैं कि भाई माहौल एक ऐसा होना चाहिए हिंदुस्तान में, जो लोग बिजनेस करना चाहते हैं एंटरप्रेन्योर के लिए फ्रेंडली होना चाहिए। तो एक पूरी दुनिया के लोग भी देख रहे हैं कि हम एक चाइना के ऑल्टरनेटिव बन पाए और हमारे यहाँ पैसा है। क्या लगता है कि बजट उस दिशा में एकदम परफेक्ट है? एकदम मनिल भाई, वो बहुत ज़्यादा जरूरी है। और देखो ना, लास्ट 12 महीने में अगर आप देखोगे ना, तो एक वो थोड़ा डर का माहौल भी बन गया था ना पूरे देश में, टैक्सेशन को लेके, इसको लेके, उसको लेके थोड़ा डर का, वो भी ईज ऑफ हुआ है। और सरकार चाह रही है दैट कम से कम विवाद हो, लोग फ्री तरीके से, अच्छे लोग जो क्रूक्स हैं उनके साथ तो जो होना हो जावे, बट जो अच्छे लोग हैं वो अच्छी तरीके से व्यापार कर सकें। और दे आर एक्चुअली, आप देखो अनिल भाई, 15% टैक्स कर दिया है यार। कॉर्पोरेट इनकम टैक्स इन इंडिया फॉर न्यू गाइज 15%। आप सोचो, कपल्ड विथ ऑल ऑफ दिस एंड रियल इंटेंट, मैं बार बार वही बात को दोहरा रहा हूँ, प्लीज डोंट माइंड इट। मेरे लिए सबसे ज्यादा जरूरी है ना वो इंटेंट है, क्योंकि अगर आपका इंटेंट ठीक है ना, तो कहीं पे चीजें, कहीं कॉमा फुल स्टॉप रह भी गया तो वो ठीक हो जाएगा। तो दिस इज वन। सेकंड, जो मैं एक बात बोलना चाहूंगा फ्रॉम अ मार्केट पर्सपेक्टिव, सरप्राइजिंग क्वेश्चन फ्रॉम यू कि एक दिन का लगता है आपको, खुद को लगता है एक दिन का है? ना, डेफिनेटली नॉट।
मैंने तो आज ही मुझे लगता है अभी तो मतलब आज भी फंड में पैसा डाला है। अभी तो मेरी तो हर महीने 1 तारीख जो SIP जाती है, तो मैंने कहा ये तो जानी चाहिए, मार्केट का लेवल कुछ भी हो तो। अनिल भाई अभी तो अंगड़ाई है, आगे और लड़ाई है। क्या बात है, वाह बहुत ही बढ़िया। अच्छा रामदेव सर, इकोनॉमी के लिहाज से, देश के लिहाज से तो आपने कहा कि बजट वाकई में बहुत बढ़िया है, लेकिन मार्केट के लिए चलिए कोई नेगेटिव नहीं आना भी ठीक है, लेकिन फिर भी सिर्फ नेगेटिव नहीं आने से बाजार कब तक बढ़ेगा? कुछ तो और ऐसा बाजार को चाहिए जो रोज जोश भरे, रोज एनर्जी दे पूरे साल भर के लिए, अगले बजट तक। ऐसा क्या है फिर? एक ही नुस्खा है अनिल, वो है कॉर्पोरेट प्रॉफिट। तो कॉर्पोरेट प्रॉफिट इस साल के लिए, मतलब 21 मार्च के लिए जो अभी चल रहा है लास्ट क्वार्टर, इसमें निफ्टी का जो EPS था वो था 480 के आसपास। शुरू में लोग बोल रहे थे 10-20% गिर जाएगा। अब ये रिवाइज कर रहे हैं, अभी मतलब एक क्वार्टर के ये है तो काफ़ी रिलायबल है। 535-536 रुपीज़ की बात कर रहे हैं, और उसके ऊपर 25% ग्रोथ 21-22 में बोल रहे हैं। तो आप जो है अगले साल आप देख रहे हो 650 रुपये का EPS देख रहे हो आप। तो ये जो अर्निंग्स ग्रोथ आ रहा है, चाहे वो बैंक से आ रहे हो, चाहे टेलीकॉम कंपनी से आ रहे हो, चाहे PSU बैंक से आ रहे हो, चाहे मेटल कंपनी से आ रहे हो, ये जो अर्निंग्स रिवाइवल है वही फाउंडेशन है। बाकी आप कितना भी प्रोविजन ले आओ, कितना अच्छा बजट ले आओ, और यदि अर्निंग्स नहीं आए तो कितना खींचोगे आप? 28-30 का तो निफ्टी का P हो गया है, 30-32 का, तो वहाँ पर बहुत खींचने की जगह नहीं है। अनलेस यो अर्निंग्स जो कॉर्पोरेट प्रॉफिट GDP बिलो 2% आ गया है, वो 3-4% करो तो जाके मजा आएगा। तो मेरे को लगता है वहाँ पर बहुत कंडीसिव माहौल बन रहा है कि अर्निंग्स बढ़ेगा यहाँ से, और कॉर्पोरेट इन्वेस्टमेंट चालू होगा, और वही एक फाउंडेशन बनेगा लॉन्ग टर्म बाजार के बढ़ने के लिए। तो इस बजट ने बाजार को किया है खुश, और बाजार ने दी है 2500 अंकों की तगड़ी उछाल बजट के बाद। लेकिन अब बड़ा सवाल है कि क्या इतने बड़े उछाल के बाद, जब बैंक निफ्टी फिर से लाइफ टाइम हाई पर है, निफ्टी लाइफ टाइम हाई की तरफ करेक्शन पूरा करके बढ़ने को तैयार है, क्या पैसा लगाने के मौके अब भी बचें, या हो चुकी है देरी जो इंतजार कर रहे थे बजट का? यही जानने की कोशिश करते हैं। बाजार के 4 जाने माने दिग्गज हमारे साथ हैं, रामदेव अग्रवाल साहब, मधु केला सर, सुनील सिंघानिया जी और मनीष गुनवानी साहब। आप सबका एक बार फिर से स्वागत है। लेट तो नहीं हो गए? बिल्कुल नहीं, कहीं मतलब कहाँ है पिक्चर? शुरुआत में टाइटल्स आ रहे हैं, इंटरवल के आसपास हैं, कि मतलब क्लाइमैक्स से ठीक पहले, मतलब कहाँ पहुंचे हम? पिक्चर अभी बाकी है। पिक्चर अभी लेट नहीं हुए जी। स्ट्रक्चर अगर आप मार्केट का देखिए ना, जहाँ आप अपॉर्चुनिटी की बात कर रहे हैं ना, तो लास्ट 10 साल से ये जितनी हाई पी मल्टीपल या जो क्वालिटी कंपनीज है, उसमें लोगों का इतना पैसा बना है, यू नो, और सबका पोजीशनिंग अभी भी वहीं पे है, जितना मुझे समझ में आता है ना। राइट। और ये वैल्यू, और जहाँ पे वो काफ़ी निगलेक्ट हो गया अभी फॉर ए चेंज। जैसे मेटल कंपनीज के लास्ट 2-3-4 क्वार्टर में रिजल्ट आ रहे हैं। अब आप एक पोर्टफोलियो देखिए, अगर मेरा 70-80% पैसा वहाँ पे लगा हुआ है, और ये टेल में, विच वॉज द टेल ऑफ एवरी पोर्टफोलियो, वहाँ पे अगर परफॉर्मेंस आने लग गई तो अभी तो आप सोचो कितना दिल्ली दूर है। अभी तो पहले लोगों ने 80 पी वाला बेचा ही नहीं है, तो ये छोटे पी वाला खरीदने का तो चालू भी नहीं हुआ है अभी। सही बात। तो मेरा जो इस वक्त मानना है कि आपको ये वैल्यू बास्केट में डेफिनेटली ऐसा नहीं, इसको निगलेक्ट करना खतरनाक होगा मेरे हिसाब से फ्रॉम मीडियम टू लॉन्ग टर्म परस्पेक्टिव, बिकॉज अब इसमें अर्निंग आने लगी है और अर्निंग दिखने लगी है। ये यहाँ पे सेक्टर्स में, चाहे वो इंफ्रास्ट्रक्चर हो, चाहे वो रियल एस्टेट हो, चाहे वो पब्लिक सेक्टर बैंक हो, या PSU कंपनीज हो, और मार्केट में अभी भी अनिल भाई इतना स्केप्टिसिज्म है ना ये सबको लेके, मुंह ऐसे फेर लेते रहो, कोई नाम लो कि मुंह फेर लेते, मतलब वो तो वो दिखता है दैट यू नो ये यहाँ पे कुछ हो सकता है। सही बात है। ये एकदम सही कहा आपने, बिल्कुल, मतलब एक्चुअल मार्केट में यही हाल है सीरियसली। सुनील सर, आप, जब मैं नए साल वाले शो में भी आपसे बात कर रहा था, आपका यही कहना था कि जो कंपनियां अच्छी मैनेज्ड हैं और थोड़ा डेट लेकर लीवरेज कर सकती है, उन पर फोकस करना चाहिए। ये बजट क्या उस तरह की कंपनियों के लिए एकदम परफेक्ट है? बेस्ट है। 2-3 चीज़ें हैं। एक तो जैसे मैंने कहा, इंटरेस्ट रेट्स, एटलीस्ट मेरा तो मानना है कि ये सॉफ्ट ही रहेंगे। ओके। तो कंपनीज के प्रॉफिट में बहुत बड़ा एक जंप आएगा, क्योंकि अगर आप 9-10% में ब्याज पे पैसा लेते थे, 8% हो गया, तो सीधा 20% आपका इंटरेस्ट कॉस्ट कम हो गया। दूसरा, डिमांड साइड में भी उसका इम्पैक्ट है। थर्ड इज़ ये जो कैपिटल स्पेंडिंग है और ये जो पुश टुवर्ड्स केपेक्स है, उसमें यही सब कंपनियों को फ़ायदा होने वाला है।
लोग बोलते हैं कि डेट नहीं लेना चाहिए, डेट नहीं लेना चाहिए। अगर सभी कंपनी डेट लेना बंद कर दें तो बैंक्स बंद हो जाएगी, ये देश बंद हो जाएगा। वी हैव टू थिंक लाइक दैट। एक दूसरा आई विल जस्ट लाइक टू टच अपॉन, रामदेव भैया ने थोड़ा ईपीएस का डेटा दिया और पी का डेटा दिया, बट उसमें है ना कितनी कंपनियां ऐसी है, जैसे मधु ने कहा 80 90 100 पी पे, आप उनको निकाल दो ना, निफ्टी तो 10 पी पे आ जाएगा। तो दोज कंपनी उसमें पैसा नहीं बनने वाला, एटलीस्ट वो व्यू बहुत क्लियर है। आज 80-90 पी की कंपनियां 8-9-10% पे ग्रो हो रही है, उसमें पैसा बनाना बहुत मुश्किल है। मधु ने जैसे कहा बहुत ही सही है, आज प्रॉफिट कर रही है। आप पेंट बेच के प्रॉफिट करो या स्टील बेच के प्रॉफिट करो, प्रॉफिट तो प्रॉफिट ही होता है। ठीक है, थोड़ा वॉलेटिलिटी है, एक कंपनी को 80 पी है तो दूसरे को 15 तो मिलेगी। यहाँ तो कंपनियां 4-4 5-5 पी पे चल रही है। तो आई थिंक ये जो कैपिटल फॉर्मेशन का जब ये साइकिल शुरू होता है, जो हमने पहले भी देखा है, उसमें जो प्रॉफिट ग्रोथ होती है ये सब कंपनियों में ना, ये इसका मानी जो हिसाब ही नहीं लगा सकते हो, इतना प्रॉफिट बनता है। और किसी की ओनरशिप नहीं है, दैट ऑल्सो इज गोइंग टू प्ले। आज ओनरशिप ही नहीं, आप शेयर लेके तो दिखाओ। सही बात है। तो ये एक इसमें और है ना, सॉरी जस्ट टू ऐड व्हाट सुनील इज सेइंग ना, ये सब एक सीजनल होता है। ये 30 साल का मेरा अनुभव है जी। जैसे अभी लोग बोल रहे हैं पीएसयू में पैसा नहीं बनता है, आप जाके रमेश दमानी को पूछो, आप राकेश झुंझुनवाला को जाके पूछो 2002 और 2008 के बीच में क्या हुआ था। आप मधु केला और सुनील सिंह गाने को पूछो रियल एस्टेट में कितना पैसा बनता है। एब्सोल्युटली। ये सब सीजनलिटी है, बट वो 10 साल का साइकिल में जाने के बाद आदमी का साइकी ऐसा हो जाता है ना, ये नहीं यहाँ तो मैनेजमेंट को आप ट्रस्ट नहीं कर सकते हो। और सब जगह इंक्रीमेंटल ना गवर्नेंस स्टैंडर्ड्स आर ओनली इम्प्रूविंग, बेहतर हो रहा है। क्योंकि जो फ्रॉड आदमी वो भी देख रहे हैं, तो शरीफ आदमी अच्छा काम करता है, उसका भी मार्केट कैप 10,000 20,000 30,000 करोड़ हो गया है। मैं दुनिया की हर बुक को फ्लाउट कर रहा हूँ, फिर भी मैं वहीं का वहीं खड़ा रह गया। तो जैसे मैं और आप देख रहे हैं, वो भी देख रहे हैं ना, तो अच्छा काम करने को अच्छा काम करने रिवॉर्ड कर रहा है। उत्साहित है लोग। अभी जो लोग पहले नहीं सोचते थे ना वैसा, वो भी देख रहे हैं कि यार ये तो सीधा सीधा रास्ते में चलने वाले लोग भी हिंदुस्तान में कितना आगे बढ़ रहे हैं। और प्लस क्या हो गया अनिल भाई, एक जो सबसे बड़ी बात हो गई ना, दिल्ली से फोन तो आता नहीं है किसी को बचाने के लिए। हाँ, ये बात सही। तो जो गलत काम करने वाला है ना, उसको भी डर बैठ गया है। हाँ, सही चोर की दाढ़ी में तिनका। कि कहीं लफड़ा ना हो जाए भाई, और लफड़ा हो गया तो मेरे को कोई बचाने वाला बच्चा नहीं है। हाँ, ये बात सही। तो ये जो बदलाव आया है, ये बदलाव जो है ना, वो अभी आप देखो, चाहे वो आज की डेट में अपने को लगता है कि लेट्स से इंफ्रास्ट्रक्चर में सब चोर हैं, देखना कितने साहूकार निकलेंगे इसमें से। सही बात है। तो ये बड़ा चेंज आ रहा है जो कंपनियों के लिहाज से बड़ा इंपॉर्टेंट है। रामदेव सर, अब आज भी जैसे अगर तेजी हुई तो वापस से बैंक्स, एनबीएफसी, इन्होंने बड़ा तेजी से लीड किया। आपके फेवरेट सेक्टर्स भी है, आपको बड़ा पसंद भी आते हैं। तो क्या वाकई में बैंक्स के बढ़ने के कोई बड़े रीजन है, एनबीएफसी के बढ़ने के कोई बड़े रीजन है, और आगे लीडरशिप रहेगी इनकी? अनिल, इसमें क्या है कि जो बैंक्स और एनबीएफसी के सबसे बड़े प्रॉब्लम हुआ है क्रेडिट कॉस्ट, जो बैड लोन्स जो हैं। तो जैसे जैसे इकोनॉमी रिकवर होती है, जैसे कोविड खत्म हुआ, अब इसके बाद कोविड में सब जितना सत्यानाश हुआ, अब आगे जो है एक्चुअली हम 9-10-11% ग्रोथ की बात कर रहे हैं। तो उसमें क्रेडिट कॉस्ट एक्चुअली निगेटिव भी हो सकता है। जो क्रेडिट कॉस्ट है वो खत्म हो जाएगा या बहुत कम हो जाएगा, और एक्चुअली रिकवरी आ जाएगी जो बैड डेट्स है उसमें। सो वो एक ऑप्टिमिज्म बिल्ड हो रहा है कि भाई आपका जो बोरोवर्स का जो प्रोफाइल है वो सुधरेगा। तो जब भी इकोनॉमिक ग्रोथ पिकअप होता है तो सबसे पहले क्रेडिट कॉस्ट कम होता है। तो उसी कारण से पूरा जो बैंकिंग सिस्टम, जो लिवरेज पार्ट ऑफ द इकोनॉमी है, और जो सबसे ज़्यादा मोमेंटम होता है, सबसे ज़्यादा बीटा होता है, वो उसमें बहुत ज़्यादा उत्साह है अभी। और वहीं से फिर वो ऑटोमोटिव में, फिर कैपिटल गुड्स में, जितने भी सिक्लिकल्स हैं, ये 4-5 साल जब तक चलेगा तब तक इसमें बहुत ज़्यादा ये रहेगा, क्या नाम है, अर्निंग्स ग्रोथ रहेगा, और शेयर के दाम भी बढ़ेंगे। और जो 70-80-90 के पी हैं, 8-10% ग्रोथ है, वो सेफ कंपनी है, वो गिरेंगे नहीं, लेकिन उतने बढ़ेंगे नहीं वो। तो ये मतलब एक चरण जो है बाजार में होना जरूरी था, और वो अब हो रहा है। बात है, परफेक्ट है। तो मनीष सर, अब बड़ी चीज़ यही है कि क्या ये समझा जाए कि मार्केट की नीचे की रिस्क वो अब काफ़ी कम हो गई या ख़त्म हो गई इस बजट के बाद, हमारी अपनी? डेफिनेटली, क्योंकि क्या है, आप अर्निंग्स भी देखिए लास्ट 2-3 क्वार्टर, ऐसा नहीं है कि एक सेक्टर से बीट आ रहा है या एक सेक्टर से एक्सपेक्टेशन से ज़्यादा अर्निंग आ रही है। तो वेदर बैंकिंग हो, रियल एस्टेट हो, टेलीकॉम हो, हर जगह बीट आ रही हैं। तो उससे ऑब्वियसली एक फ्लोर लग जाता है मार्केट को कि अगर डिफरेंट टाइप ऑफ कंपनी की अर्निंग्स अच्छी कर रही हैं तो ऑब्वियसली मुश्किल है अगर मार्केट गिरेगा।
अब ये है कि सेक्टर जो चर्न हो रहे हैं वो इम्पोर्टेंट है ये मार्केट में मेरे ख्याल से। तो आप 8-10 साल में देखेंगे बड़े बड़े जो सेक्टर्स हैं उनका टोटल आरओई देखिए या प्रॉफिटेबिलिटी, पूरे सेक्टर का प्रॉफिटेबिलिटी देखिए, तो जो बड़े सेक्टर हैं, बैंकिंग हो, टेलीकॉम हो, रियल एस्टेट हो, ये सब सेक्टर में किसी का पैसा बना ही नहीं है सेक्टर लेवल पे। तो जब इकोनॉमी का ट्रैजेक्टरी चेंज हो रहा है, डायरेक्शन चेंज हो रही है कि इकोनॉमी पिकअप कर रही है, तो मेरे ख्याल से ये सेक्टर्स में ही देखना चाहिए जहाँ सेक्टर लेवल पे पैसा किसका नहीं बना है। क्योंकि जब क्या होता है कि सप्लाई चले जाती है, जो वीक सप्लाई है वो चले जाती है, जो रहा है वो स्ट्रॉन्ग प्लेयर बचे हैं, और इनकी प्रॉफिटेबिलिटी एक्सपोनेंशियल चेंज हो सकती है। तो जैसे डिस्कस हुआ था कि जो 70-80 पी स्टॉक्स हैं, मेरे ख्याल से वो यहाँ तो टाइम करेक्शन करेंगे, प्राइस करेक्शन करेंगे, मुश्किल है कहना, बट आई थिंक फोकस मार्केट का अब वो सेक्टर में जाएगा जो एक इम्प्रूविंग इकोनॉमी से बेनिफिट कर सकते हैं, जो टिपिकली है बैंकिंग, मेटल्स, टेलीकॉम, रियल एस्टेट, जो लास्ट 8-10 साल में एवरी ईयर हम लोग ये सेक्टर में ना एक प्रोजेक्शन करते थे और आता था -20%। अब वो होपफुली नेक्स्ट 5 साल में उल्टा होएगा कि हम लोग कुछ सोचेंगे। अब आप जैसे एमएच जो हैवी कमर्शियल व्हीकल देख लीजिए, आप 8 साल पहले जो इंडिया बेच रहा था वो लेवल पे हो, और अभी भी एनालिस्ट 10-20% थोड़ा बढ़ा के दिखाते हैं नंबर। अब क्या मालूम 50% ग्रोथ आ जाएगी, किसको पता। एब्सोल्युटली, क्योंकि 50% भी आएगी तो हम लोग 4 साल पीछे चले जाएंगे। लेकिन फिर ऐसे में मतलब सर जो सेक्टर पिछले साल के लीडर रहे हैं, आईटी और फार्मा, कोविड के वक्त सबसे ज़्यादा पैसा लोगों का वही बना है, तो उन्हें छोड़कर अब ये जो मनीष सर कह रहे हैं वैसे दूसरे इकोनॉमी से जुड़े हुए, इकोनॉमी की रिकवरी से जुड़े हुए वो सेक्टर्स देखने चाहिए। छोड़ तो आप किसी को नहीं सकते हो, बिकॉज क्या है अल्टीमेटली आपको पोर्टफोलियो का कंस्ट्रक्शन करना पड़ेगा, है ना। वी आर ऑल लुकिंग एट अ पोर्टफोलियो रिटर्न, राइट। तो फार्मा में भी ऐसी कंपनियां हैं जो अगर आप 3-5 साल का व्यू लोगे जो अभी भी 10-12-15 पी में मिल रही है, और जहाँ पे अभी भी ग्रोथ का विजिबिलिटी है, वहाँ पे गवर्नेंस स्टैंडर्ड्स आर वेरी वेरी हाई, कैश फ्लो जनरेशन इज वेरी वेरी हाई। पर जो इंक्रीमेंटल पैसा है ना अनिल भाई, कहाँ पे आपका अल्फा बनेगा, कहाँ पे वो थोड़ा डिस्प्रपोर्शनेट पैसा बनेगा, वो डेफिनेटली इकोनॉमी लिंक्ड स्टॉक में बनेगा, ऐसा मुझे लगता है। और जहाँ पे अभी वैल्यू बहुत है, जहाँ पे मार्जिन ऑफ सेफ्टी अभी भी बहुत है। तभी आप कह रहे थे जैसे सरकारी बैंक कभी लोग मुंह फेर लेते थे, देखते नहीं थे, अभी भी हाँ। अभी कौन देखने को तैयार है। शायद कल से मूड माहौल बदले। अभी भी देखो ना, अभी भी तो मैं बता रहा हूँ, अभी तो क्या वही बोल रहा हूँ, अभी शुरुआत भी नहीं है अनिल भाई। अभी तो ये जैसे आपने देखा ना, अभी सपोजिंग लेट्स से कोई एक Naukri.com, इसकी कहानी तो 10 साल पहले चालू हुई थी 300-350 रुपए में। हमारे एक्स कलीग शैलेश बान ने रिलायंस म्यूचुअल फंड में लिया था, राइट। अभी तो जाके 7,000 में लोग कन्विंस हो रहे हैं ना, 6,000 में लोग कन्विंस हो रहे हैं। तो मैं बोल रहा हूँ कि ये तो अभी शुरुआत भी नहीं है अनिल भाई, अभी तो लोगों के रडार में भी नहीं आया ये सेक्टर्स को या कंपनी को देखना भी चाहिए। बजट के बाद बाजार के डायरेक्शन पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ देश के 4 बड़े धुरंधर दिग्गज हैं बाजार के, जो बता रहे हैं आपको कि आगे किस तरह की बाजार की चाल रहेगी। आइए ढूंढते हैं वो मौके जो आप जानना चाहते हैं कि बजट के बाद कहाँ पैसा लगाना चाहिए। रामदेव सर, आपसे शुरुआत करता हूँ। इस वक्त इस बजट को देखने के बाद आपको क्या लगता है, किस तरह का पोर्टफोलियो होना चाहिए, कौन से सेक्टर्स आपको लगता है जो अब पोर्टफोलियो में होने ही चाहिए? एक तो अनिल सबसे बड़ा जो रिस्क ये है कि आपके पास जो आपका अलोकेटेड इक्विटी वो नहीं है। मतलब यदि आपको 100 रुपये में 50 रुपये इक्विटी खरीदना है, तो यदि 50 रुपये अलोकेटेड नहीं है तो सबसे बड़ा डेंजर वो है, यू नो। सो यू मस्ट बाय फुल कोटा ऑफ योर इक्विटी। और उसके अंदर फिर जो भी, ऐसा तो नहीं कि आज के आज ही सब पूरा पोर्टफोलियो बनाना है, ऑलरेडी आपके पास पोर्टफोलियो होगा, उसमें जो 1-2 और फेरबदल कर सकते हैं क्लियरली। थोड़ा और सिक्लिकल्स खरीदना चाहिए, थोड़ा कॉर्पोरेट बैंक्स हैं या ऑटोमोटिव है या जो जिस टाइप के अर्निंग्स जहाँ दिखेंगे, इवन द इंफ्रास्ट्रक्चर कंपनीज, ऑर्डर बुक ओवरफ्लो होगा। सो जैसे जैसे इकोनॉमिक मोमेंटम पिकअप होगा तो 1-2 और एडिशंस होंगे। बट मुझे लगता है कि सबसे बड़ा डेंजर ये है कि बहुत ज़्यादा टाइमिंग हो रहा है बाजार में, और बड़े जितने HNIs हैं, जो होशियार लोग हैं, उनमें काफ़ी लोगों ने प्रॉफिट बुक करके बाहर बैठे हुए हैं। सो मेरे को लगता है कि वहाँ पर एक ये चाहिए कि थोड़ा पेशेंस हो, थोड़ा बाजार में करेक्शन भी हुआ है, यहाँ से तो कोई चिंता नहीं। अब बाजार मतलब इकोनॉमी और कॉर्पोरेट प्रॉफिट्स, मोर देन इकोनॉमी, आई थिंक कॉर्पोरेट प्रॉफिट्स रिकवरी ऐसा काफ़ी सर्टेन लगता है।
यदि 6 साल में इकोनॉमी डबल होता है और उसके ऊपर मान लो कॉर्पोरेट प्रॉफिट टू जीडीपी भी डबल हो जाता है, 2% 4% आता है, तो आपको 4 गुना दिखता है कॉर्पोरेट प्रॉफिट 5-6 साल में। तो बहुत अच्छे से करीब 15-20% अपने पोर्टफोलियो में बन सकते हैं कंपाउंडेड, मतलब 5 साल में डबल हो सकता है पैसा। और आप देखिए इधर आपका जो अल्टरनेटिव है डेट साइड में, वहाँ पर 5-6% से ज़्यादा बनेगा नहीं। तो ज़्यादा टाइमिंग ना करके बाज़ार में आप धीरे धीरे पोर्टफोलियो बनाते जाएँ और इन्वेस्ट करते जाएँ इक्विटी में, ये मेरा समझ है। बिल्कुल, और सबसे बढ़िया बात आपने जो कही वो है कि पहले पैसा तो पूरा लगाइए। अभी तक तो लोग इक्विटी में है ही अंडर इन्वेस्टेड, तो जब तक इन्वेस्ट नहीं करेंगे पैसा बनेगा कैसे? मनीष जी, आपको क्या लगता है कहाँ पैसा बनेगा? मेरे ख्याल से 3 थीम्स हैं जो इंटरेस्टिंग रहेंगी। एक तो जो बैंक्स जहाँ एसेट क्वालिटी जो प्रॉब्लम है वो रिजॉल्व होगा नेक्स्ट 2-3 ईयर्स में, वो मेरे ख्याल से अच्छा रिटर्न दे सकती है। सेकंड, कमर्शियल व्हीकल रिलेटेड, क्योंकि मेरे ख्याल से साइकिल बहुत टूटा है तो रिकवरी काफ़ी स्ट्रांग हो सकती है। तो यहाँ कमर्शियल व्हीकल फिनेंसर ले लीजिए, OEM ले लीजिए, एंसिलरी ले लीजिए, काफ़ी प्लेस है ये थीम पे। और थर्ड, जो कोविड रिलेटेड आउटडोर कंजम्पशन के जो सेक्टर्स थे उसमें मेरे ख्याल से एक टैक्टिकल ट्रेड बचा है 1 साल के लिए, जहाँ 20-30% आसानी से बन सकता है। तो जैसे रिटेलर्स हो या मल्टीप्लेक्सेस हो, एयरलाइन कंपनीज हो, इनमें 1 साल तो पैसा बनेगा, ये बड़ा भी थीम बन सकता है, बट अभी के लिए 1 साल में तो अच्छा ही रिटर्न बन सकता है मेरे ख्याल से। ये इंटरेस्टिंग चीज़ बताइए, वैक्सीन के बाद जो ओपनिंग अप होगी, हाँ, उसमें एक ट्रेड आपके लिए ट्रेड है, कई लोगों के लिए तो इन्वेस्टमेंट है, 1 साल मतलब लंबा इन्वेस्टमेंट हो जाता है, फंड मैनेजर्स के लिए 1 साल मतलब ट्रेड होता है। नहीं, इसमें क्या है ना, बीच बीच में नेगेटिव न्यूज आता रहता है कि ये वेरिएंट आ गया, वो वेरिएंट आ गया, बट ये तो क्लियर है कि 1 साल के बाद हम लोग 2020 तक चले जाएंगे, तो आप स्टॉक प्राइस 2020 भी ले लोगे, काफी स्टॉक्स का ये जो थीम में है, तो 20-30% फिर भी बन जाएगा। मेरे बात तो सही है, 2021 में 2020 के भाव बहुत लोग ढूंढ रहे हैं, मिले कहाँ? तो सुनील सर, कहाँ बनेगा पैसा? नहीं, फिनेंशियल्स तो आई थिंक कंसेंसस है, बट फिनेंशियल्स में काफ़ी NBFC के दाम बहुत ही टूट गए थे, नीचे से बढ़े हैं, लेकिन अभी भी बहुत रूम है उसमें। ऐसा एक वातावरण हो गया था कि इनको कोई पैसा नहीं देगा, ये कंपनियां डूब जाएंगी, इनके NPA बहुत हैं, उसमें बहुत बड़ा एक रिवाइवल हुआ है। एक तो जैसे पहले का इंटरेस्ट रेट्स कम हो गए तो दे बेनिफिट आउट ऑफ इट, और इकोनॉमी में जब भी ग्रोथ आती है, कंजम्पशन में ग्रोथ आती है, तो ये जो NBFCs है, दे आर द फर्स्ट टू रिबाउंड। जैसे वो CV साइड हो गया, या इवन गोल्ड वी कंटिन्यू टू बी पॉजिटिव, या अदर भी जो NBFC है। आई थिंक एक ये सब जो इकोनॉमी रिलेटेड सेक्टर्स की हम बहुत चर्चा कर रहे हैं, हमें डिजिटल को नहीं भूलना चाहिए। एक हमारा जो दिनचर्या है ना, वो बहुत चेंज हो गया है, और एक कोविड के वजह से वो एक्सेलरेट हो गया है। आई थिंक अगर ऑनलाइन शॉपिंग करता हूँ तो इकोनॉमी 6% हो या 10% हो, मैं ऑनलाइन ही शॉपिंग करूंगा। तो ये डिजिटल जो थीम है, आई थिंक इंडिया में अगर 10 के सेल पे हम 1 भी नहीं पहुंचे, चाइना 8 पे, US 10 पे है, हम 1 तक भी नहीं पहुंचे। तो वहां अगर आपको कोई भी मौका मिले, आपको छोड़ना नहीं चाहिए। हो सकता है ये करेक्शन में सब IT फार्मा सब भूल जाएं, वहाँ यू माइट गेट एन अपॉर्चुनिटी, बट दैट इज अ वेरी वेरी स्ट्रांग थिंग। मधु सर, मैं तो जवाब दे चुका हूँ आपको। पर मैं एक और बोलना चाहूँगा कि तो ये बुफे लगा हुआ है, अब आपको देखना है कि आपको क्या खाना है, राइट? ये बात सही है, बिल्कुल। ये देखना है कि अच्छा पेट भर के जाना, लेकिन पेट भर के जाना है, बदहजमी ना हो जाए, उतना ही खाना है, राइट? और भूखे भी नहीं जाना है। तो ये बात। दूसरा, मेरे एक्सपीरियंस से ये बोलूँगा मैं आपको, अगेन आप साफ सुथरे आदमी के साथ जाइए, इट इज़ नॉट अबाउट सेक्टर। तो सपोजिंग आपने लेट्स से कोई इंफ्रास्ट्रक्चर का सेक्टर बोल दिया और बोला मैं बहुत अच्छा है, बहुत सस्ता शेयर ले लिया, पर वो अगर मैनेजमेंट का इंटेंशन नहीं है बराबर, गवर्नेंस नहीं है, बैलेंस शीट में दम नहीं है, तो मैं बोल रहा हूँ ओवरराइडिंग थीम शुड बी बॉटम अप स्टॉक पिकिंग, क्लियर मैनेजमेंट विथ क्लियर इंटेंशन फॉर द शेयर होल्डर्स, एंड द थर्ड एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज कि आप फिर लेके ना उसको सेको। मतलब ये नहीं आज लिया फिर 3 महीने बेच दिया, फिर 6 महीना बेच दिया, उसमें इनकम होती है, वेल्थ क्रिएट नहीं होती है। सही बात है। वेल्थ क्रिएट करने के लिए जैसे रामदेव सर कहते हैं, बाय राइट सिट टाइट, वो करना जरूरी होगा। बहुत बहुत धन्यवाद रामदेव सर, मधु सर, सुनील जी और साथ ही मनीष जी, आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया
जी बिजनेस के लिए वक्त देने के लिए और बजट पर हमारी इस खास बातचीत में अपना पूरा योगदान देने के लिए। आइए तो हमारे बाजार के सारे जाने माने दिग्गज ये कह रहे हैं कि ये वक्त है इक्विटी मार्केट में इन्वेस्टेड रहने का। अच्छी क्वालिटी के शेयर लंबे समय के लिए लेकर आप आराम से बैठें। लंबी तेजी का वक्त है, पैसा बनेगा, आपका भरोसा होना चाहिए और आपका इंटेंशन होना चाहिए लंबे समय के लिए इन्वेस्टमेंट करने का। इस खास शो में इतना ही। दीजिए मुझे इजाज़त, बने रहिए हमारे साथ जी बिजनेस पर। नमस्कार।